मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और तरोताजा एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी दोस्त बबीता। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं। वेल दोस्तों, इस वक्त कहां पर हैं आप? घर में हैं या बाहर, ऑफिस में या ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं? हमारा ये प्रोग्राम ना आपके लिए हमेशा इंफरटेनमेंट की डोज लेकर पहुंच ही जाता है। वैसे फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड की शुरुआत ना बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि जिस इंसिडेंट की मैं बात अब करने वाली हूँ ना, वो इतना एक्साइटिंग और थ्रिलिंग है ना कि हम क्या बताएं। 2 मई साल 2012 यूरोपियन लीग का फाइनल मैच। पूरा स्टेडियम दर्शकों की भीड़ और उनके जोश से सराबोर था। इस जोश से भरे माहौल को और भी जोशीला और फुटबॉल फैंस के लिए यादगार बना दिया लियोनेल मेसी ने। Brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! And the whole of this ground stands. Have you seen a better goal than that anywhere this season? I very much doubt it. जिन्होंने उस फुटबॉल सीजन में सबसे ज्यादा गोल दागकर वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों, लियोनेल मेसी ने 1, 2 या 10 या 20 नहीं, बल्कि पूरे 68 गोल्स करके पूरी फुटबॉल की दुनिया को हिलाकर रख दिया। लियोनेल मेसी ने गर्ड म्यूलर का 67 गोल्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और आपको पता है, 1973 में बने गर्ड म्यूलर के इस रिकॉर्ड को टूटने में 3 दशक से ज्यादा लग गए। लेकिन जब ये रिकॉर्ड टूटा तो ऐसा टूटा कि सालों तक फुटबॉल की दुनिया में याद रखा जाएगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं फिर से पूछूंगी, क्या आपको पता है कि लियोनेल मेसी इस सदी के इतने महान फुटबॉलर बन चुके हैं कि इनकी तुलना फुटबॉल विश्व के सबसे महान खिलाड़ी पेले और मैराडोना से की जाती है। इनके कुछ गोल्स तो इतने आउटस्टैंडिंग और अनबिलीवेबल हैं कि उन्हें गोल ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया जा चुका है। तो चलिए फिर आपको लिए चलते हैं उसी ग्राउंड में जहां पर ये कारनामा हुआ था। There's the other pass, and he gets in front of the defender Machu, and the goalkeeper Diego Alves can't hold on. Esa Cuenca, línea de fondo, el tiro, el centro, y Messi, whipped in by Messi. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! हमारे पास बहुत सारे ऐसे नायाब लोगों का खजाना है जिन्होंने कला, साहित्य, सिनेमा की दुनिया में इतना कुछ किया, जो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक माइलस्टोन बन गए हैं। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम जिस पहले शख्स की जिंदगी के सफर पर आपको ले जाने वाले हैं, उनकी शख्सियत कुछ ऐसी ही है। फ्रेंड्स, याद है आपको, 2 दिन पहले हमने दादा साहब फाल्के का जन्मदिन मनाया था, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा की नींव रखी। और आज हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे की। इस महान फिल्मकार का जन्मदिन 2 मई 1921 को कला और साहित्य की राजधानी कहे जाने वाले शहर कोलकाता में हुआ। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद अपनी मां की सलाह पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित बंगाल की प्रेस्टीजियस शांति निकेतन जाने का फैसला किया।
कहा जाता है कि सत्यजीत इंडियन आर्ट्स की बजाय ओरिएंटल आर्ट से ज्यादा प्रभावित थे और शायद इसीलिए वो शांति निकेतन जैसी हिंदुस्तानी सांस्कृतिक माहौल वाली जगह पर जाने से कतरा रहे थे। दोस्तों, शायद सत्यजीत रे को ये बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि शांति निकेतन में जाकर उनकी जिंदगी ही बदल जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शांति निकेतन पहुंचते ही इस नौजवान का सत्यजीत से सत्यजीत रे बनने का सफर शुरू हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसी महान इंसान की आवाज सुनवाते हैं। I was born in 1921 in North Calcutta. I was perfectly happy. I spent a lot of time in the printing press, and my afternoons were spent with the compositors, with the block makers and all that. I used to stroll around. That was a fascinating experience. And I had, my friends were my maidservant's son, and a few cousins of mine who would drop in from time to time and spend a week or a month in our house. Until the age of 9, I didn't join school because my mother taught me at home everything that I had to learn. Then I joined school at the age of 10, which was the Balligans Government High School. And then I had lots of friends at school. So I had plenty of opportunity to keep myself occupied. And I did a lot of sketching. I did a lot of reading. I was very fond of books. And so that's that. And from a very early age, of course, this love of what we used to call the bioscope then, which became cinema much later. दोस्तों, शायद आपको ये पता न हो कि इस महान फिल्मकार के करियर की शुरुआत फिल्म से नहीं बल्कि एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग में एज अ जूनियर विजुअलाइजर से हुई। जूनियर विजुअलाइजर के बाद भी उनका अगला पड़ाव फिल्म नहीं थी बल्कि ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूंगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी कवर पेज इन्होंने ही डिजाइन किया था। और आपको एक और बात सत्यजीत रे के बारे में हम बताना चाहेंगे, वो ये कि सत्यजीत रे ने 2 कॉमिक कैरेक्टर भी बनाए थे जिन्हें उन्होंने नाम दिया फेलूदा और प्रोफेसर शोंकू, जो कि बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर थे। तो चलिए वापस आते हैं सत्यजीत रे द ग्राफिक डिजाइनर की ओर। अपने इसी ग्राफिक डिजाइनर के करियर के दौरान उनको बंगाल के फेमस नॉवेलिस्ट विष्णु भूषण बंदोपाध्याय की नॉवेल पाथेर पंचाली का बच्चों के लिए एक वर्जन निकालने की सोची और इस किताब के कवर पेज डिजाइन करने का जिम्मा सत्यजीत रे को ही दिया गया। पाथेर पंचाली को पढ़ते वक्त सत्यजीत रे इसमें इतना डूब गए कि इस पर उन्होंने फिल्म का रूप देने की ही ठान ली। The idea of making a film of Pather Panchali first came to me when I was doing illustrations for an abridged edition of the book for Signet Press. But there was no question, it was still only an idea because I had this very safe job. I was the art director of this firm. There was no question of quitting the job at that stage. But then in 1950 I went to London. There I managed to see a great many films which made a strong impression on me. And on the way back, I wrote a sort of treatment, a rough treatment of the film. फिर क्या था, अपनी जिद के पक्के इस हौसलेमंद इंसान ने इस पर फिल्म भी बनाई। सत्यजीत रे की इस पहली फिल्म का क्रू भी उनकी ही तरह एमेच्योर था, जिसमें कैमरामैन सुब्रत मिश्रा और आर्ट डायरेक्टर बंसी चंद्रगुप्त और कुछ नए नवेले कलाकार शामिल थे। और इस फिल्म को बनाने का जुनून सत्यजीत रे में इतना था कि उन्होंने दादा साहब फाल्के की तरह अपनी जमा पूंजी लगाकर पाथेर पंचाली पर अपनी फिल्म बनाने के सपने को पूरा करने का निश्चय किया। लेकिन उस समय शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ एमेच्योर फिल्मकार मिलकर एक ऐतिहासिक फिल्म बनाएंगे। साल 1955 तारीख 26 अगस्त को आखिरकार पाथेर पंचाली पर्दे पर आ ही गई और इसी के साथ हिंदुस्तानी सिनेमा रूबरू हुआ भविष्य के इस महान फिल्मकार सत्यजीत रे से। पाथेर पांचाली उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी, जिसका न सिर्फ हिंदुस्तान के सिनेमा प्रेमियों ने बल्कि दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों ने खुले दिल से स्वागत किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, सत्यजीत रे को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया
और दुनिया भर की मीडिया ने इस महान फिल्मकार की इस पहली फिल्म के लिए सराहना की। लेकिन उस समय अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के जाने माने फिल्म क्रिटिक बोस्ले क्रोफ्थर ने पाथेर पांचाली और सत्यजीत रे के बारे में कुछ ऐसा लिखा कि वहां पर इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर एड हैरिसन थोड़ा घबरा गए। लेकिन उनकी ये घबराहट खुशी में तब तब्दील हो गई जब इस फिल्म को अमेरिका में भी जबरदस्त सफलता मिली। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सक्सेस वेव फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप। सत्यजीत रे का फिल्मी करियर भी कुछ ऐसा ही था, जहां उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना पहला ही कदम इतनी मजबूती से रखा कि सत्यजीत रे की फिल्म खुद में एक ब्रांड बन गई। पाथेर पांचाली के बाद अब बारी थी सत्यजीत रे की दूसरी फिल्म अपराजितों की, और इस फिल्म ने भी वही सफलता हासिल की जो पाथेर पांचाली ने हासिल की थी। इस फिल्म के लिए सत्यजीत रे को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ आगाज था इस महान फिल्मकार के बेमिसाल फिल्मी सफर का, और इसके बाद अपूर संसार, चारुलता, महानगर और तीन कन्या जैसी फिल्में शामिल हैं। हम सभी को ये लगता है कि सत्यजीत रे की फिल्में बहुत गंभीर होती थी, लेकिन यहाँ हम आपको ये बता दें जनाब कि आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि सत्यजीत रे ने पारस पत्थर और जलसागर जैसी कॉमेडी फिल्में भी बनाई हैं, जो आज भी आपको गुदगुदाने का दम रखती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस फिल्मकार ने फिल्म जगत को इतनी यादगार और बेमिसाल फिल्मों का तोहफा दिया, तो उनके लिए तो सम्मान भी कुछ खास ही होना चाहिए ना। अगर सत्यजीत रे के अवार्ड्स पर हम नजर दौड़ाएं तो उसमें लगभग 32 नेशनल फिल्म अवार्ड शामिल हैं। इसके अलावा 1992 में उन्हें हिंदुस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जो हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। 30 मार्च 1992 का दिन, जब सत्यजीत रे को फिल्मों में योगदान के लिए ऑस्कर लाइफटाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। This year, the Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. Mr. Ray has been making films for almost 4 decades. The Academy recognizes Mr. Ray's rare mastery of the art of motion pictures and of his profound humanism, which has had an indelible influence on filmmakers and audiences throughout the world. 23 अप्रैल 1992 को फिल्मों के इस जादूगर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हमारी तरफ से इस कालजयी फिल्मकार को सलाम। और इसी के साथ आपको सुनाते हैं सत्यजीत रे के आखिरी शब्द, जो उन्होंने अपने फैंस को ऑस्कर अवार्ड लेते वक्त कहे थे। It's an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. As a small schoolboy, I was terribly interested in the cinema, became a film fan, wrote, so I express my gratitude to the American cinema, to the Motion Picture Association who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much. फ्रेंड्स, सत्यजीत रे के बाद अब हम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में एक ऐसे मशहूर क्रिकेटर की बात करेंगे जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। और हो भी क्यों ना, ये कोई मामूली बल्लेबाज नहीं है। इनका नाम सुनकर दुनिया भर के बड़े बड़े बॉलर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। इतना ही नहीं, ये दुनिया के महान बैट्समैन में से एक हैं। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और तोड़ू बैट्समैन ब्रायन लारा की। दोस्तों, ब्रायन लारा का जन्म 2 मई 1969 को सांता क्रूज में हुआ। हजारों क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज करने वाले इस बैट्समैन को उनके चाहने वाले प्रिंस कहकर ही पुकारते हैं।
वैसे मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊंगी कि लारा एक हैप्पी बिग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और पता है आपको, लारा के 11 भाई बहन हैं, जिसमें लारा जो है ना वो 10वें नंबर पर आते हैं। ब्रायन लारा को 5 साल की उम्र में ही क्रिकेट के मैदान से मानो प्यार हो गया था। तभी से तो सिर्फ इतनी नन्ही सी उम्र में उन्होंने क्रिकेट बैट थाम लिया। दोस्तों 15 साल की उम्र तक आते आते वो एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह तैयार हो गए थे और उन्होंने अंडर 19 यूथ टूर्नामेंट खेलकर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। और ठीक उसी साल अपने जबरदस्त खेल के जरिए वो वेस्ट इंडीज की अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। ब्रायन लारा कुछ समय तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 1994 में कई टेस्ट मैचेस में वो शानदार बल्लेबाजी की वजह से टॉप पर रहे और अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए। इसके अलावा एडबेस्टन में उन्होंने डरबन के खिलाफ वॉरविकशायर के लिए 501 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी बनाया। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद लारा ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कोर बनाए। लारा टेस्ट क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं और ये रन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। There goes the sweep. There it is. Perhaps the most significant single ever in the history of Test match cricket. Brian Charles Lara becomes the first man in the history of the game to register a score of 400. ब्रायन लारा की बात की अभी हमने बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में, और अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे खिलाड़ियों की बात करते हैं। एक ऐसी हस्ती की बात करते हैं जिन्होंने जितनी खेल के मैदान पर सुर्खियां बटोरी, वहीं मैदान के बाहर भी वो कुछ कम नहीं थे। एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स के स्टार और आइकॉनिक एथलीट्स में से एक हैं वो। दोस्तों अगर इनकी पॉपुलैरिटी की बात करें ना तो उसकी बात ही कुछ अलग है। पिछले साल इन्होंने स्पॉन्सरशिप से 13.3 लाख पाउंड की भारी रकम कमाई थी। ये कोई और नहीं बल्कि फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम है। डेविड बेकहम का जन्म हुआ 2 मई 1975 को लंदन में। उनके पिता एक हेयर ड्रेसर थे और डेविड बेकहम बचपन से ही फुटबॉलर बनने का सपना देखा करते थे। उन्होंने वो सपना पूरा किया जो बचपन में उन्होंने देखा था। 1998 से लेकर 2009 तक वो इंग्लिश नेशनल टीम के कैप्टन रहे और 3 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल दागे। Kevin Hartman is in a race to get back. Beckham is going to try it over the halfway line, and he's going to hit an empty net. What a goal from David Beckham! लॉस एंजलिस गैलेक्सी के लिए 2011 और 2012 में MLS कप जीता। ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं, इनकी एक झलक पर लाखों फैंस यूं ही कुर्बान हो जाते हैं। दोस्तों कई बड़े ब्रांड्स का स्टार फेस होने के कारण बेकहम की पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही है। अब भले ही बेकहम फुटबॉल रिटायरमेंट के करीब हो, लेकिन आंकड़े ये साफ दर्शाते हैं कि आज भी उनका जादू बरकरार है। दोस्तों फुटबॉल के ग्राउंड में तो आपने खूब गोल दाग लिए, लेकिन आपको वो अखबारों में जो आपको हंसाने वाले कार्टून्स आते हैं वो याद है ना? तो चलिए फिर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपने बनाए छोटे छोटे कार्टून से दुनिया भर में बड़ा नाम किया। जिंदगी में लोग जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सोच समझ कर करते हैं, मगर इन्होंने ना तो सोचा और ना ही समझा, क्योंकि तब सोचने समझने की इनकी उम्र ही नहीं थी। हम आपको बता रहे हैं 2 मई 1926 को दमन में जन्मे मशहूर कार्टूनिस्ट और पेंटर मारियो मिरांडा के बारे में। मारियो मिरांडा कार्टूनिस्ट ऐसे ही नहीं बने। बचपन में एक बार इनकी माँ ने इन्हें घर की दीवार पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ करते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे आमतौर पर घरों में बच्चे किया करते हैं, मगर उनकी इस चित्रकारी में कुछ तो कलाकारी थी, जिसे देखकर इनकी माँ को लगा कि शायद उनमें कुछ हुनर है। और इस तरह उनकी माँ ने एक खाली ड्राइंग बुक लाकर उन्हें दी, जिसे वो ड्रॉ करा करते थे और शुरुआत में उसमें कैथोलिक प्रीस्ट के चित्र बना दिया करते थे।
और वही चित्र स्कूल में उनके लिए मुसीबत बन गए। बेंगलोर के सेंट जोसेफ बॉयज से हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से बीए किया और साथ ही साथ IAS की तैयारी करते रहे। मगर दोस्तों, मारियो मिरांडा के टैलेंट को उनके दोस्त पहचान गए थे और उन्हें पोस्ट कार्ड्स ड्रॉ करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिससे उनकी कुछ पॉकेट मनी भी बन जाया करती थी। मारियो मिरांडा ने अपने करियर की शुरुआत एक एडवर्टाइजिंग स्टूडियो से की, लेकिन कार्टूनिस्ट के तौर पर उनको उनका पहला ब्रेक मिला द इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसने पहले मारियो मिरांडा को रिजेक्ट कर दिया था, बाद में उनके बढ़ते फैंस और काम को देखकर अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। उन्होंने मिस नींबू पानी जैसे कार्टून्स बनाकर खूब चर्चा बटोरी। 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद मारियो मिरांडा अपनी पत्नी और बेटे के साथ गोवा में शिफ्ट हो गए। और फ्रेंड्स, अगर आपने त्रिकाल फिल्म देखी है तो मारियो मिरांडा का घर भी जरूर देखा होगा, जिसे श्याम बेनेगल ने अपनी फिल्म त्रिकाल में भी दिखाया है। इस मशहूर कार्टूनिस्ट ने 11 दिसंबर 2011 को इस दुनिया से विदा ले ली। बबीता के साथ सुन रहे हैं आप बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। और अब टाइम नहीं है कि मैं आपसे और ढेर सारी बातें करूं। वैसे मन तो बहुत है कि मैं आपसे बातें करती रहूं, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। टाटा, गुड बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।